हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज हिमांशु वर्मा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी की स्ट्रक्चर पे और बॉडी के सेंटर ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। अब एक एग्जांपल लीजिए। ये कोई स्ट्रक्चर है जिस पे दो मासेज m1 और m2 लगे हुए हैं। इस स्ट्रक्चर पर हम एक टाउ टॉर्क अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यह स्ट्रक्चर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। अब आप सेम मासेज लीजिए, बस रोड की लेंथ को ज़्यादा कर दीजिए और सेम टॉर्क अप्लाई कीजिए। आप फाइंड आउट करेंगे कि यह स्ट्रक्चर भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन इसकी रोटेशन में एंगुलर एक्सेलरेशन कम होगा। हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल देखे पिछली वीडियो में और इस वीडियो में, जिसमें एंगुलर एक्सेलरेशन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का अलग अलग है, तो उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि रोटेशनल मोशन के केस में आप ऑब्जेक्ट के टोटल मास के बिहाफ पे यह नहीं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की रोटेशनल मोशन कैसी होगी। इनफैक्ट आपको टोटल मास को छोटे छोटे मासेज में डिवाइड करना होगा और सभी छोटे छोटे मासेज की रोटेशनल मोशन को अलग अलग से कंसीडर करना होगा। जैसे हम अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में इस बॉब का मास m1 है और इस बॉब का मास m2 है, लेकिन रोटेशनल मोशन के लिए इस बॉब का मास कितना होगा और हम यूं कहें कि इसका इफेक्टिव मास कितना होगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि रोटेशनल के टाइम पे यह मास सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पे होगा। अगर यह मास सेंटर ऑफ रोटेशन से ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो इफेक्टिव मास इसका ज़्यादा होगा, और अगर कम डिस्टेंस पे होगा तो इसका इफेक्टिव मास कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन के केस में जो अलग अलग मासेज आप कंसीडर कर रहे हैं, आपको ये देखना होगा कि वो सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी डिस्टेंस पर हैं, और सेंटर ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि उसका इफेक्टिव मास होगा mr²। जैसे मान लीजिए इसका मास m1 है और ये सेंटर ऑफ रोटेशन से r1 की डिस्टेंस पे है, तो रोटेशन के टाइम पे इसका इफेक्टिव मास होगा m1 r1 का स्क्वायर। सिमिलरली मान लीजिए ये मास m2 है और ये सेंटर ऑफ रोटेशन से r2 की डिस्टेंस पर है, तो इसका इफेक्टिव मास होगा m2 r2 का स्क्वायर। और अगर हम ओवरऑल इफेक्टिव मास की बात करें तो वो होगा इन दोनों का समेशन। तो इफेक्टिव मास हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। यहाँ पे जो मैं इफेक्टिव मास बोल रहा हूं, उस इफेक्टिव मास को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के केस में हम इफेक्टिव मास या मास वर्ड का यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो किसी भी स्ट्रक्चर में जो अलग अलग पार्टिकल्स का या अलग अलग मासेस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह उन सब का समेशन होगा। मान लीजिए ये कोई डिस्क है और ये एक रिंग है, इन दोनों का मास ही m है। अब हम सबसे पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। उसके लिए हम इस डिस्क के मास m को 8 छोटे छोटे मासेज में डिवाइड कर लेते हैं, और वो मासेज हैं m1 से लेके m8 तक। अब अगर हमें इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए हम पहले इंडिविजुअल मासेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो m1 मास कितनी रेडियस के साथ रोटेट करेगा? मान लीजिए ये सेंटर ऑफ रोटेशन है और वो r1 रेडियस से रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m1 r1 का स्क्वायर। सिमिलरली जो m2 मास है वो मान लीजिए r2 की रेडियस से रोटेट करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m2 r2 का स्क्वायर। सिमिलरली m3 r3 का स्क्वायर एंड दिस विल गो अप टू m8 r8 का स्क्वायर। तो ओवरऑल जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा इन सब का समेशन। अब अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग में बीच में मास नहीं है, तो जो ये m मास है वो सारा का सारा अलोंग द बाउंड्री ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसको भी 8 मासेज में डिवाइड कर लेते हैं m1 से लेके m8 तक। ये जो m1 मास है ये कितनी रेडियस के साथ रोटेट करेगा? मान लीजिए रिंग की रेडियस है r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r का स्क्वायर। m2 मास ये भी सेम रेडियस r से रोटेट करेगा, तो इसका होगा m2 r स्क्वायर। एंड सिमिलरली m3 r स्क्वायर, m4 r स्क्वायर एंड अप टू m8 r स्क्वायर। इसमें अगर हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं
तो ये हो जाएगा r² इंटू m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू m8, और m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू m8 क्या है, m। तो रिंग का जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²। लेकिन डिस्क के केस में ये mr² नहीं होगा। इनफैक्ट हमें इंडिविजुअली m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू m8 r8 का स्क्वायर कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि डिस्क एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, इसलिए इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं कि डिस्क का और रिंग का दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए यह कम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगी, और रिंग जो है वो ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट करेगी फॉर अ गिवन टाउ।